चैप्टर जैसे ही ओपन करते हैं, पहला चीज तो यही सोच लो भाई कि भौगोलिक खोज में हम एक्चुअल में यही जानेंगे कि आखिर हमको बौद्धिक का मतलब समझते हैं, बौद्धिक लॉजिकल बातें समझ में आती है, चीजों का तार्किक रूप से विश्लेषण करना, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, कैसे सोचते हो, खुद में एनालिसिस करते हो कहीं पर, वो चीज होता है ना उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सोचते हैं कि नहीं सोचते, उस लेवल पर हम ले जाकर चीज को सोचते कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे सोचते हैं ना, इसको बोलते हैं बौद्धिक। बौद्धिक का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, कौन सा वर्ड अभी हम लिखा है, पवित्र रोमन साम्राज्य। अभी चैप्टर क्या है उस पर हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, है ना, लेकिन हाँ इस बात का हम गारंटी लेते हैं कि कहानी बना करके हम इतना अच्छे से तुमको इससे जोड़ेंगे, भौगोलिक खोज। लेकिन हाँ एक बात अभी हम जस्ट बताया था, खोज इसलिए हुआ क्योंकि आवश्यकता थी, इसको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब देखो कहानी कहां लेकर जाते हैं, 742814, 742 से 814 आ गए यहां पर, गुड। एक जाति है जिसका नाम है फ्रांक, ध्यान रहेगा ये दो बात। कहानी की शुरुआत हम कहां से किए हैं, कौन से समय है, 742 814, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 742 814, इस यहां इसमें 742 किसी के जन्म और 814 किसी के मृत्यु का जिक्र है। उस बंदे का नाम है शार्ल मा, हमको लगता है याद रहेगा, शार्ल मा, याद रहेगा, यस एकदम याद रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। सुनो कहानी, ये बंदा जो शार्लमा है ये किस जाति से बिलोंग कर रहा है, फ्रांक जाति से। इसके जन्म का एक समय दिया है 742, अब मृत्यु का दिया हुआ है 814, एकदम 7। अब जब हम लिखवाएंगे ना कभी कि जब शार्लमा वर्ड लिखवाएं तो आप सीधे वहां पर क्या कर देंगे, 742 और 814। क्यों बता रहे इतना छोटा छोटा बात, क्योंकि अब हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे आने वाले समय में, 10 तक जाना है ना, तो हम लोग को लिखने का शैली भी तो होना चाहिए, तरीका। और इस तरह से क्यों लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन से सामने वाले के जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में एक ही बार में खत्म हो जाता है मामला, नहीं हो गया, हो गया खेला खत्म। अब सुनो, ये बहुत ही बेहतरीन शासक में से एक था, बेहतरीन का मतलब आप जितना बेहतर इसमें शब्द जोड़ सको इनके तारीफ में उतना अच्छा है। बंदे का नाम क्या है, शार्ल मा। ये क्या करता है, दो चार छोटी छोटी रियासतें हैं, जैसे रोम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यस, इन सबको मिलाता है, मिला करके एक बड़ा सा रियासत बनाता है। ध्यान से सुनो, किसको किसको मिलाया है, फ्रांस, इटली, रोम, जर्मनी, मिला लिया, मिलाने के बाद अपना एक साम्राज्य बनाया। समझो बाबू, सबको मिलाया है, इसका मतलब क्या है, बड़ा आसान काम है सबको मिलाना, नहीं, केंद्रीय सत्ता, सेंट्रलाइज्ड फोर्स एक बंदे के हाथ में, वो कौन है बंदा, शार्लमा। इसके पास बहुत चीजों का, देखो समझो चीजों को, सिर्फ लड़ करके तो ऐसा किया नहीं जा सकता, क्या सिर्फ लड़ाई सब मिल जाएगा, लड़ करके हासिल नहीं होगा, कूटनीति बोलते हैं। कूटनीति का मतलब कहीं पर समझौता हुआ होगा, है ना, कहीं पर नीति बदल बदल कर काम किया गया होगा, इस तरह से करके उस समय वो फ्रांस को जीता होगा, उस समय वो रोम, इटली, सबको, जर्मनी, सबको वो जीत करके एक रियासत बनाया होगा, एक बड़ा सा साम्राज्य बनाया होगा। समझ में आ रहा है बात। और इस साम्राज्य का अब कौन सा नाम दे, देखो यहां पे इतना नाम दे, रोम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बाप रे, ऐसे एक नाम देना चाहिए, सबको कंबाइन कर दिया ना, इसको कंबाइन करके नाम रखा गया कैरोलिंगियन साम्राज्य। साम्राज्य, देखो चैप्टर भौगोलिक खोज का है, ध्यान रखिएगा, हमको वहां तक जाना है, रास्ता चालू हो चुका है, सही है ना, कोई खोज का जिक्र नहीं आया अभी तक, कोई खोज का जिक्र नहीं आया। टॉपिक क्या है, पवित्र रोमन साम्राज्य, इस टॉपिक को हम समझना चाह रहे हैं, सही, आगे बढ़ते हैं। देखो 742 शार्लमा का काल है, 742 से 814, ये जन्म है, ये मृत्यु है, इसके बीच शार्लमा का पूरा वर्चस्व रहा। इसी दौरान वो फ्रांस, इटली और जर्मनी और रोम वगैरह को जोड़ करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया, उस साम्राज्य का नाम है कैरोलिंगियन साम्राज्य, ठीक है बात। इसके बाद जरूरी था, देखो अब तो जीत गए, है ना,
अब ये बंदा जो है सही कूटनीति वाला है, यानी कि सोचने समझने वाला, सही से प्रोसेस करता है। जाहिर सी बात है अगर इतने बड़े साम्राज्य का ये मालिक है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्षमता है वो तुलनात्मक रूप से दूसरों से कहीं बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो ये अच्छे से अपना अधिसत्ता चला रहा होगा, लोगों पर कंट्रोल कर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तुम सोचो, एनालिसिस करो, मेरे शब्द पे मत जाना। किसी समाज में रहने का ढंग, तरीका, कोई सेट ऑफ रूल्स किसी शासक के द्वारा दिया जाए उससे नहीं तय होता, वो धर्म है। धर्म आपको सही तरीके से, धर्म को अभी भले लड़ाई पीट कर ले धर्म पे, धर्म एक्चुअल में चाहे कोई सा भी धर्म हो, एक्चुअल में आपको क्या सिखाता है? सोसाइटी में रहने का तरीका, समाज में सही तरीके से रहना है, सही है ना? तो ये बंदा भी इस चीज को अच्छे से समझा और क्या करता है? पोप। अब ये वर्ड आएगा बाबू बार बार, सर पोप किसे कहते हैं? पोप म्यूजिक नहीं है ये पॉप नहीं बोल रहे हैं हम, इसको पोप पढ़ रहे हैं ना। पोप, पोप को अधिसत्ता यानी अपना मुखिया बना लेता है ये आदमी। मुखिया बनाने का मतलब कि जो आप कहेंगे मेरा साम्राज्य, ये जो मेरा साम्राज्य है ये बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर पर काम करेगा जैसा आप कह दें। ये बात किसको कह रहा है शार्लमा? पोप से कह रहा है कि जो आप कहेंगे, आप हमारे मुखिया हैं। किताब में एक वर्ड आएगा अधिसत्ता, समझ गए कि शार्लमा जो था वो पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर लेता है। और आपको जानते हो स्कूल्स वगैरह में आपको ऐसे दिखा दिया जाएगा और तुम उसको लिख लोगे, तुम उसको नोट कर लोगे, क्योंकि यही चीज है बाबू, तुम अभी सीख रहे हो ना इस फेज में। तुम जब तक तुम उसको किताब में उसको रीडिंग नहीं डालोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम उसको सीख लोगे। हाँ ठीक है, अधिसत्ता होता है मतलब मुखिया, सर्वे सर्वा, गार्जियन आप बन गए। कौन हो गए? पोप। पोप प्रसन्न हो गया। अब पोप होते कौन है? होते कौन है? अब जो धर्म का व्याख्या हम करने वाले हैं इसलिए ध्यान से सुनोगे। चर्च जो ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम आपको बता देते हैं ईसाई धर्म जो है ना वो दो खंड में टूटा हुआ है, बटा हुआ है। दो खंड में टूटा है, एक है कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कहलाते हैं, और दूसरे प्रोटेस्टेंटवाद कहलाते हैं। मेरे शब्द को ध्यान रखना, क्लास 10th में प्रोटेस्टेंटवाद पढ़ना है क्या होता है, ठीक है ना? बट अभी हम बता देते हैं आपको, एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंटवाद। ईसाई धर्म दो भाग में है, ऐसे हैं, दो विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे समझिए। कैथोलिक वाले में पोप वाला प्रवृत्ति है, पोप एक बना, उसके बाद दूसरा वाला बनेगा और सबको मानना होगा कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। प्रोटेस्टेंटवाद वाले जो लोग होते हैं, जो चर्च ईसाई धर्म का जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये लोग इस तरह से विचार नहीं रखते। ये लोग तार्किक होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ये अधिसत्ता को स्वीकार नहीं करते कि वो बना उसके बाद वो बनेगा, उसके बाद वो बनेगा, उस चीज को ये स्वीकार नहीं करते। कैथोलिक वाले चर्च में जिसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, जिसका ये पोप है कैथोलिक, अपना जो हीरो है कौन है? वो शार्लमा। उस पोप को जो कौन सा है? कैथोलिक धर्मावलंबी है ना, कैथोलिक, वो उसके सामने नतमस्तक हो गया है और पोप को बोला है कि आप जो है अब हमारे गार्जियन हैं। पोप खुश हो गया। खुश होने के बाद क्या करता है? खुश होने के बाद, और ये कहानी है 800 ईस्वी, 800, देखो चल रहा है ना उसी के बीच में 800 की। क्या हुआ? शार्लमा पोप को बोल दिया है कि अब आप हमारे गार्जियन होंगे। इस वजह से, ध्यान सुनना बाबू, इस वजह से पोप जो है, कौन दिन कौन सा है? क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस साल कौन सा चल रहा है बाबू? 800। क्लियर? अब जब पोप साहब खुश हो गए, होंगे कि नहीं होंगे भाई? कोई आपको अचानक से बोले कि आज से तुम गार्जियन हो तो खुशी होगा ना आपको, तो बस आप खुश हो गए। खुश होने के बाद वो कैरोलिंगियन साम्राज्य सीधे शार्लमा का ताजपोशी करते हैं, उसको क्राउन पहनाते हैं और बोलते हैं कि आज से कैरोलिंगियन साम्राज्य ये ना रह करके कौन से नाम से जाना जाएगा? ये है कहानी। ठीक, अब हम आ गए अपने टॉपिक पर जो है मेरा है पवित्र रोमन साम्राज्य। समझ में आ रहा है बात? तो पवित्र रोमन साम्राज्य का शुरुआत कहां से होता है? 742 मान सकते हैं ये चीज, 742 814 शार्लमा की एंट्री से। शार्लमा एक बहुत ही शानदार योद्धा, कहानी को एकदम हल्के लेके चलो, लेके चलते हैं। बहुत शानदार योद्धा है और अपने
वीरता, अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए वो अलग अलग साम्राज्य को एक करता है। एक करने के बाद उसका नाम क्या रखता है? कैरोलिंगियन साम्राज्य। उसके बाद घटना कहां की होती है? क्रिसमस का दिन है 800 ईस्वी। जब क्या करता है वो? पोप को अपनी अधिसत्ता स्वीकार कर लेता है। बोलता है पोप की अधिसत्ता स्वीकार कर लेता है, मतलब पोप को अपना मुखिया मान लेता है, पोप को अपना गार्जियन मान लेता है। पोप खुश हो जाते हैं, इसको क्राउन पहनाते हैं। किसको? शार्लमा को। और उसके बाद क्या कहते हैं कि आज से कैरोलिंगियन साम्राज्य किस नाम से जाना जाएगा? पवित्र रोमन साम्राज्य से जाना जाएगा। अब आगे की कहानी में कहीं पर भी हम बोलेंगे कि पवित्र रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, तो तुम समझ जाना खत्म हो गया। और होगा, और होगा। सुनो क्यों। 814 में इनकी मृत्यु है, शार्लमा की। अब जब मृत्यु होगी तो तुमको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, इतना इतना सब जुड़ा हुआ है, तो आराम से आगे सत्ता चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर आदमी दूसरा वाला अधिसत्ता। अभी यहां हम हैं, हम ना हो तो क्लास बिल्कुल वैसा ही चले, ये मानना एक मिथ है, एकदम मिथ होगा। समझ में आ रहा है ना? सेंट्रलाइज्ड फोर्स, मतलब एक आदमी में निहित है। यहां पे पहले पढ़ रहा है बात। उसी तरह से जो कैरोलिंगियन साम्राज्य, जिसका नाम पवित्र रोमन साम्राज्य रखा हुआ है, ये भी उस समय सेंट्रलाइज्ड है। मींस एक आदमी के बहुत सारे लोग होंगे, सब मिलकर सत्ता जरूर चला रहे होंगे, लेकिन एक आदमी होगा जिसका दिमाग लग रहा होगा। वो एक आदमी कौन होगा? गवर्निंग बॉडी कौन है? शार्लमा। समझ में आ रहा है बात? वो एक आदमी सबको चला रहा होगा। अब वही नहीं रहा तो फिर क्या होता है? हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, सब अपना अपना दिमाग लगाएगा। फिर क्या होता है? जाहिर सी बात है, टूट जाता है। फिर इसका खंडन हुआ, टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा? दूसरी प्रजाति जो घात लगाकर बैठी हुई होगी, कौन सी? कोई भी, जैसे बर्बर प्रजाति। बर्बर ये क्या होते हैं? इनका काम ही, बाबर नहीं, बर्बर, ये अपनी बर्बरता दिखलाएंगे। सिर्फ मार काट करने वाले घुस गए, अटैक कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अब आप जो है, आपके पास नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा है। हर तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं आप, हर तरफ से लड़ेंगे, एक दिमाग नहीं लगाने वाले हैं। तो क्या एकता नहीं है तो क्या आप लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। आया और पूरा का पूरा साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। जब पूरा साम्राज्य खत्म हो गया तो लोग, सुनो, जब यह शासन चल रहा था उस समय लोगों का जो बौद्धिक विचार था बहुत आगे था, बहुत आगे। क्यों? जब समृद्धि होगा, पेट में खाना होगा, घर होगा, तो फिर आप सोचेंगे ना, फिर आप दिमाग का इस्तेमाल किन चीजों के लिए करेंगे? अपनी सहूलियत के लिए संसाधन ढूंढेंगे, खोजेंगे, यही काम ना करेंगे? सब चीज चल रहा था। फिर क्या हुआ? बाहरी आक्रमण होना शुरू हुआ। जब बाहरी आक्रमण होगा तो आप क्या करते हैं? सोचेंगे, खाएंगे कि लड़ेंगे? लड़ेंगे, मरेंगे, बस यही हो रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर बार लोग मरते भी हैं। कई बार जो इस प्रकार से घुसपैठ होता है, लड़ाइयां होती हैं, तो हमको भी कुछ नए रिसोर्सेज का पता चलता है। जैसे कि अगर हम तीर पे थे तो सामने वाला गोली लेकर के आ गया लड़ने के लिए, तो हम समझा नहीं, अरे ये भी है, एगो को पकड़ के छेका, पीटा, पिस्तौल लिया हम भी, उसके सिस्टम को समझा, पिस्तौल बनाना शुरू किया हम भी। समझ में आ रहा है बात? तो हर बार ये चीज ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, कहानी तो ऐसी चलेगा। और उसके बाद हम पहुंचे, देखो ध्यान समझना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 814 के बाद कैरोलिंगियन साम्राज्य यानी पवित्र रोमन साम्राज्य का क्या होने लगा? पतन। पतन बोल सकते हैं। 814 के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। कहानी यहां तक ठीक ठाक है? उसके बाद आगे चलो। अब क्या? अब तो लोग छुप रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा। तो यानी कि कोई एक आदमी अगर आ जाए, बोले कि मेरे पास बहुत सारा खाना है, तो सब गुलाम बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हैं? उड़ने के लिए आपके पास चादर नहीं है, एक आदमी आ जाए बोले मेरे पास ढेर सारा कंबल है, तो जाहिर सी बात है कि आप तुरंत अपना सर झुका देंगे उसके सामने। अरे यार, तो राजा हो गया। शुरू हो गया एक व्यवस्था जिसका नाम है सामंतवाद। लीजिए, कहानी में नया चीज आ गया एंट्री, जो हमारा अगला टॉपिक है। देखो, चेक करो, पवित्र रोमन साम्राज्य के बाद अगला टॉपिक है सामंतवाद। और उसमें तुम देखोगे कि यहाँ पे राजा और कृषि यानी जमीन, बातें शुरू हो गई। मालिक कौन? मालिक कौन? जिसके पास जमीन, जिसके पास पैसा। तो जिस समय पैसा का मोल होगा उस समय पैसा, जैसे आज के समय में जिसके पास पैसा वो मालिक है ना, तो उस समय जिसके पास जमीन वो मालिक, जिसके पास हथौड़ी वो मालिक, नहीं सुने हो? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास ज्यादा बलवान वाला चीज रहेगा वो मालिक। और क्यों बलवान वाला चीज जमीन वगैरह पर क्यों गया? क्योंकि खत्म हो गया, व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों के पास चीजें नहीं बची, तो व्यवस्था शुरू होता है सामंतवाद। समझे?
फिर आ गया वो एक काम करने वाला वर्ग, किसान, उसको बोला गया कम्मी, कम्मी वर्ड। ये किसान करने वाले लोग किसानी है। मतलब सोचो कितना तुच्छ समझा गया किसानों को, बहुत नीचे, बहुत नीचे। तुम बस काम करोगे क्योंकि तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है। जमीन से वैल्यू बढ़ता था, कद बढ़ता था। समझ में आ रहा है? सामंतवादी व्यवस्था ये है। ऐसा नहीं है कि सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह से खराब चीज था, नहीं, पूरी तरह से खराब नहीं था, बहुत नया नया चीज भी हमको सीखने के लिए मिला। लेकिन हां, हम लोग सभी के पास वो संसाधन बराबर नहीं थे। जब चीजें हमारे पास बराबर नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा समूह होगा जो हमेशा 2 वक्त की रोटी के लिए खटता ही रहेगा, काम ही करता रहेगा। सामंतवादी व्यवस्था में यही हुआ। सामंतवादी व्यवस्था में हम लोग बहुत पीछे जाते चले गए, बहुत पीछे हो गए। जितना आगे इनके शासन में चल रहे थे, यूरोप उस समय बहुत पीछे धक्का देते हुए, यूरोप का जिक्र कर रहे हैं, है ना, एशिया का जिक्र नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा ये कहानी कहां की चल रही है? यूरोप महादेश जानते हैं ना बाबू? कौन कौन सा है? एक एशिया, नाम मालूम है? अच्छा, दूसरा कौन है बाबू? एक अफ्रीका लिख दे, एक यूरोप, एक मिनट बाबू, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। कहां कहां पर है पता है? फोटो कहां कहां पर है और कैसे है ये देखोगे मैप? चलो ढूंढते हैं कहां कहां पर है। मान लो कि ये विश्व का मानचित्र है, ऐसी होगा ना चपटा विश्व मानचित्र। कागज जब खोलोगे तो गोल चीज का फोटो कैसा आएगा? ऐसी ना आएगा। अच्छा, यहां पे भारत है, इसका मतलब यही वाला जो सेक्शन पूरा होगा ये किसका सेक्शन होगा? एशिया। सही है ना? अब देखो ऐसे हम लोग तो ऐसे याद रखते हैं, ऊपर में कौन होगा? यूरोप। समझ में आ रहा है? इधर जब आइएगा तो इधर होगा ऊपर, ये विषुवत रेखा वाला है ना, ऊपर कौन होगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। इधर कौन होगा बाबू? दक्षिणी अमेरिका। यहां पर कौन होगा बाबू? अफ्रीका। दिख रहा है? इधर होगा यहां प्रशांत महासागर। इधर कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। इधर कौन होगा? अंटार्कटिका। सब हो गया क्या? देखो ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये प्रशांत महासागर इधर है, ठीक है ना? अब इसको तुम जोड़ोगे इधर भी प्रशांत महासागर दिख जाएगा। गोल है ना दुनिया, समझ रहा? ये हो गया आपका मैप तैयार। तो अब अपने चारों ओर भी देखो, और ये जो पूरा घटनाक्रम अभी हम चला रहे हैं ना, इनका नहीं है, इनकी कहानी चल रही है, यूरोप की कहानी चल रही है ये पूरी की पूरी। समझ गए ना? एशिया वाला तो आप 8 में पढ़े हुए किए, 1857 वगैरह सब एशिया का ही तो पढ़ रहे थे। अभी हम यूरोप का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रोम हो, इटली हो, सब कहां है? सब यूरोप में। समझ गए बात? पल्ले पड़ रहा है कुछ? ठीक, एक बात तो ये हो गया। तो कहानी हम ये अभी लिखवा देते हैं आपको, शर्मा वाला कहानी बता देते हैं, और सामंतवाद के बारे में हम आपको लिखवा देते हैं। 2 चीज, ठीक है ना? लिखिएगा। ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप, पोप नाम है उनका लियो तृतीय। पोप, या देखो यहां लिख दिया है लियो, LEO, पोप लियो तृतीय नाम है, पोप लियो तृतीय की अधिसत्ता स्वीकार कर ली, की अधिसत्ता स्वीकार कर ली। पोप लियो तृतीय की अधिसत्ता स्वीकार कर ली। और अधिसत्ता का अर्थ हम क्या बता दिए बाबू? गार्जियन। सही है ना? हाँ, स्वीकार कर ली, पूर्ण विराम। इससे प्रसन्न होकर, इससे प्रसन्न होकर, इससे प्रसन्न होकर लियो तृतीय ने क्रिसमस दिवस, क्रिसमस दिवस, क्रिसमस दिवस 800 ईस्वी को, क्रिसमस दिवस 800 ईस्वी को शार्लमा को राजमुकुट, शार्लमा को राजमुकुट
पहना दिया, राज मुकुट पहना दिया, पहना दिया। जरा सोच बाबू, धर्म क्या बता रहा है आपको? धर्म क्या बताता है? समाज में रहने का तरीका, है ना? और उस धर्म का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसको आप मानते हो कि ईश्वर के बाद अगर कोई है जिसके बात को आप इनकार नहीं कर सकते, वो धर्मगुरु पोप के नाम से जाना जा रहा है। वो बंदा किसी को मुकुट पहना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो निष्ठा है उस व्यक्ति के प्रति बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है। वही हुआ, जैसे ही वो पहनाते हैं, सब लोग, सच में जो लोग नहीं भी मानते होंगे वो भी मानने लग गए, क्योंकि उस समय एक ही था, कैथोलिक चर्च चल रहा था, समझ गए ना? तो पोप को मान्यता पूरी तरह से थी, मान रहे थे वो, ठीक है ना? आगे तृतीय क्या है? क्रिसमस दिवस 800 ईस्वी को शार्लमा को राजमुकुट पहना दिया, और तभी से कैरोलिंगियन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य, कैरोलिंगियन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में विख्यात हुआ, पूर्ण विराम। आपको यहां पर यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 814 में शार्लमा की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बात आप शार्लमा के नाम का इंट्रोडक्शन जब शुरू में आया है तभी आप वो बात मेंशन कर चुके हैं, इनडायरेक्टली कर चुके हैं ना। अब बताओ कि इसको घर जाके रटना है कहानी को? नहीं। क्या रटे को जाके? नहीं। तो कहानी था सर, तो कहानी हमको याद है कि 742 814 के बीच की घटना है। क्या दिक्कत लगा? नहीं सर। अब हमको जाना है किस टॉपिक को लिखने के लिए? सामंतवाद। लिखिएगा बाबू, सामंतवाद का परिचय दें। सामंतवाद का परिचय दें। बिना इतना बकबक के हम तुमको डायरेक्ट सामंतवाद लिखा सकते थे कि एक ऐसी व्यवस्था जो कृषि, भूमि वगैरह पर निर्भर करती है। तुम आराम से इसको लिखते, घर जाकर याद करते, कल आकर सुना भी देते। फिर सवाल था सर, ये शब्द है सामंतवाद, नहीं लग रहा? ये शब्द आया कहां से? तुमको हम लिखवा देंगे, लिखो सामंतवाद कृषि और भूमि पर निर्भर करने वाली एक मध्य युगीन व्यवस्था थी। तो कौन सा वर्ड यहां पर अभी बोल दिया? मध्य युगीन, यानी मध्य युग का, ये मतलब होगा। सवाल है सर, आप बहुत बड़ा वर्ड बोल रहे हैं, मध्य युगीन, तो यानी कि मध्य युग का। कौन डिसाइड करेगा कि मध्य युग कौन है? कौन डिसाइड किया? सोचने वाली बात है ना। नहीं लगता ऐसा सोच करके थोड़ा सा कि कौन है डिसाइड करने वाला कि ये मध्य युग की व्यवस्था है? हम बोलेंगे आधुनिक युग का है, और ये कौन है बोलने वाला कि आधुनिक युग कौन है? नहीं समझ में अटपटा सा नहीं लगता ये सब बात? यही है बाबू गहराई, और यहीं तक जब हम लोग डूबेंगे ना, तब जाकर समझ में आएगा एक्चुअल में भौगोलिक खोज की शुरुआत होती कहां से, जब हम सोचना शुरू करते हैं। पहले के लोग सोचने का फुर्सत कहां था उनके पास? लड़ाई पीट तो हो रहा था। सोचेगा कब? जब आदमी धैर्य से इत्मीनान में आएगा तब ना। या तो दिमाग में हजार तरह का बात चल रहा है, आपको घर खाली पेट जाने जाना है, घर के लिए 2 रोटी लेके जाना होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा, लड़ना भी तो है, कहीं कोई आके मार तो नहीं दिया। ये सब बात अगर दिमाग में चलेगा तो आप कौन सा चीज आविष्कार करने के लिए सोचेंगे? कौन ऐसा बंदा जो सामंतवाद को सोचेगा और समझेगा? इसीलिए हिस्ट्री बोरिंग हो जाता है, जब हम उसके टर्म्स को, उसके शब्दों को सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाते, सही तरीके से नहीं समझ पाते। अभी देखो, अभी क्लियर होगा। जब सर आप मध्ययुगीन बोलते हैं तो ये कौन है डिसाइड करने वाला? हम वाला बताते हैं, पुनर्जागरण। समझ गया ना? अब जैसे ही हम पुनर्जागरण बोल देंगे ना, तो इसका होगा पुनर्जागरण, मतलब दोबारा से जागना। यानी कि कोई पहले जागा हुआ था, फिर सो गया, फिर जागेगा, तभी होगा पुनर्जागरण। तो हां, जागा हुआ तो था, फिर आक्रमण हुआ 814 के बाद, सब सो गया। यूरोप की कहानी है, यूरोप का बात चल रहा है यहां पे, सब सो गया। हम लोग तो बहुत लंबा सोए थे, 200 साल तक तो पता नहीं चला था कि गुलाम बने हुए उसके बाद जागा, है ना? जागर पे हिंदू मुस्लिम वाला बहुत जरूरी काम करना था, उसमें लग गए कि भाई चलो थोड़ा सा लड़ते हैं, यहाँ वहां आपस में पहले लड़े, अंग्रेज को मजा दिए पूरा, अंग्रेज लोग बैठ के चना चबा रहा था, देख रहा लड़ा लड़ा लड़ा, लड़ो आराम से, है ना? उसके बाद जाकर के नहीं यार, अब तो थोड़ा आजादी चाहिए, अब खुले लड़ेंगे, चौड़े में लड़ेंगे। तो फिर आजादी ली, अब चौड़े में लड़ते हैं। लड़ रहा था जगह नहीं, कम पड़ गया था। समझो बात को। तो ये हुआ जागा हुआ एरा। 814 के बाद लड़ाई पीट में रह गए, बौद्धिक जागरण नहीं हुआ, सब सो गए। समझ गए ना? नींद से नहीं, अज्ञानता।
आगे दुनिया भाग रहा है आगे, ये नहीं जा रहे आगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि दुनिया चिपटी है। समुद्र का पानी जा रहा है, लगता है आगे जाके कहीं गिर जाएगा, तो समुद्र में दूर तक मत जाना, आगे जाके गिर जाओगे। समझ रहे हो बात को? यानी कोई जा भी नहीं रहा डर से चेक इन करने के लिए, जाके तो देखें कि गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे। समझे? और अगर कोई एक आध दो को साहस कर लिया कि नहीं नाव लेके आज हम जयवे करेंगे, और देखेंगे कि आगे जाकर गिरते हैं कि नहीं गिरते, नाव में वो काबिलियत नहीं है कि जो आपको आगे लेके जाए, बीचे में गायब। समझ रहे हो बात को? यानी आपके पास नाव भी अच्छा नहीं है, दूसरा चीज अज्ञानता इतना ज्यादा है कि साहस नहीं जुटा पा रहे हैं इसको पार करने का। ज्ञान आता है तो साहस आएगा, ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता है आपके पास। समझ गए बात को? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं हुआ। ये है वो काल पुनर्जागरण। 15वीं 16वीं किताब का शुरुआत पेज में एकदम ऊपर में पहला एंटाइटल देखिएगा, 15वीं 16वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 1500 नहीं, 1400 के बाद जब हम लिखते हैं ऐसे 1400, इसका क्या मतलब होता है? 14 पूरा हो गया। अब 1401 लिखते हैं तो कौन सी सदी में आप घुसते हो? 15वीं। इसलिए जब आप 15वीं सदी का बात करते हैं तो 1453 का एक घटना हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रो दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको यह समझाना है। कहां गया भाई? मध्ययुगीन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? 1453 एक शहर आएगा, नाम है उसका कुस्तुनतुनिया। उसके पतन का कहानी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद जानेंगे कि पुनर्जागरण क्या चीज होता है। तब ना दोबारा से हम पहुंचेंगे अपने टॉपिक पर, जो मेरा है भौगोलिक खोज। अभी तो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि चलना कैसे है। कहानी है ना, फिल्म में हीरो की एंट्री से पहले प्लॉट तैयार होता है। पहले विलन को दिखलाते हैं कि देखो विलन इतना खतरनाक है, उसे लड़ने के लिए तारकेश्वर जैसा कोई लड़का चाहिए जो एज अ हीरो यहां पर आए। क्या तारकेश्वर? समझ में आ रही है बात? ठीक है, प्लॉट बढ़ाते हैं आगे। तो उसी पुनर्जागरण जो 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास का जो आपको बता रहे हैं ना, उसी पुनर्जागरण के पहले वाला एरा को मध्य युगीन कहा गया। समझ में आ रहा है बात? पुनर्जागरण से पहले यानी 15वीं शताब्दी से पहले के काल को कौन सा काल बोला गया? मध्य युगीन। तो हम अभी लिखाने वाले हैं कि सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो कौन से युग की है? मध्य युगीन। पुनर्जागरण से पहले तो जाहिर सी बात है 814 में मृत्यु हुआ है ना शार्लमा का, फिर बर्बर जाति वगैरह आया है, मारपीट किया है, उसके बाद हम गुलाम बन गए हैं। हम मतलब वहां के लोग गुलाम बन गए, और गुलाम बन के वो क्या कर दिए? दास्ता को स्वीकार कर लिए, गुलामी स्वीकार किए हुए हैं, कृषक का जिंदगी जी रहे हैं, मालिक मालिक कर रहे हैं, यही चल रहा है ना। कब तक चला? 15वीं शताब्दी तक चलेगा ना। हाँ, कुछ हद तक चला, कुछ हद तक कुछ हुआ होगा, लोग लड़ते होंगे, अपोज करते होंगे, इससे कोई इनकार नहीं, हद तक, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा? जब 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन, जो कहानी है छोटा सा कहानी, वो भी हम लोग कल देखेंगे, जब वो कहानी खत्म होगा तब आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों पुनर्जागरण बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? अभी हम मध्ययुगीन शब्द लिखा सकते हैं। अभी आप ये समझिएगा कि सर जो है वो छोटा सा एक बात बताए थे पुनर्जागरण के बारे में, उससे पहले वाला यानी 15वीं शताब्दी से पहले वाले समय का मध्ययुगीन कहा जा रहा है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। और ये एशिया में नहीं कहा जाता, यूरोप में माना जाता है कि पुनर्जागरण से पहले का काल मध्ययुगीन है। यूरोप का, समझ में आ रहा है बात? यूरोप एक महादेश यहां है ना, यहां का जिक्र हम कर रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, टॉपिक था सामंतवाद का परिचय दें। लिखिएगा बाबू, सामंतवाद, सामंतवाद कृषि और भूमि पर आधारित, सामंतवाद कृषि और भूमि पर आधारित एक मध्ययुगीन व्यवस्था थी, एक मध्ययुगीन व्यवस्था थी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, लिख लिए, एक मध्ययुगीन व्यवस्था थी, पूर्ण विराम। यूरोप में, यूरोप में पुनर्जागरण, लिख रहे हैं हम पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण, टवर्गी नहीं होता है ना, हाँ वही होता है। यूरोप में पुनर्जागरण से पहले, पुनर्जागरण से पहले मध्ययुगीन व्यवस्था, पुनर्जागरण से पहले मध्ययुगीन व्यवस्था मानी गई है। मानी गई है, पूर्ण विराम। पुनर्जागरण से पूर्व
अगर कोई साल के हिसाब से पूछ लेगा तो आप सीधे बोलिएगा 15वीं शताब्दी से पहले। समझ में आ रहा है बात? हाँ, ये सब देखो कभी भूलते नहीं है बाबू, ये सब जानते हो। अभी अभी एसएसटी वगैरह ना बहुत बोरिंग, हम अपना बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं। हम हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ते थे, 10th में खुद से नोट्स बनाए थे। दैट इज वाई 10th में हमको 52 नंबर आया, सिर्फ ओनली 52। उस समय आपके स्कूल के टॉपर हम थे, सोच लो इतना घटिया, मेरे जैसा आदमी टॉपर बन गया था। हाँ सच बता रहे हैं, और जानते सही बता रहे हैं, साइंस का नोट्स खुद से बनाए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना ये बात। हमको टीचर सिर्फ मैथ पढ़ाए थे, सिर्फ मैथ बस। कितना पढ़ के कितना नंबर लाए? 92। ज्योमेट्री उस समय मेरा बहुत वीक था, 8 नंबर छोड़ दिए थे ज्योमेट्री में। 2 क्वेश्चन पूछा था, 4 4 8 गया। 92 नेट बनाए थे, नेट लाया। मैथ उस सब मिला करके 73.2% मार्क्स था, लेकिन उस समय बहुत हाई नंबर था। 2008 का हम बता रहे हैं, आज का आदमी हमें आइस एज। उस समय पृथ्वी जो थी पूरा का पूरा बर्फ से ढकी हुई थी, पूरी पृथ्वी। हाँ राज, झूठ नहीं बोल रहे हम, हाँ सही बाबू, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी रहती थी। हम लोग ऐसे ऐसे ओढ़ ओढ़ के कंबल बोरा ओढ़ के जाया करते थे। क्या तारकेश्वर तो देखा ही था 2008 में हमको, नहीं बाबू? ऑटो से यही तो लेकर जाता था हमको। जी। उसके बाद हम अगला बैच, सबसे पहले जब हम इंटर में गए तो अपनी बहन और भाई को पढ़ाया मैट्रिक, उन लोग को ट्यूशन हम ही पढ़ाया पहला। और जिस टाइम हम आईएससी भी करने के लिए बाहर जाते थे, आकर के फिर दोनों को घर पे पढ़ाते थे ट्यूशन मैट्रिक का। कितना बड़ा रिस्क था, लेकिन अच्छे से पढ़ाया। 78 नंबर आया भाई को, 82 नंबर आया बहन को, क्योंकि हमको मालूम हो चुका था कि हमसे गलती कहां पे हुआ था। फिर पढ़ना शुरू था। इंटर करने के बाद फिर बीसीए करने चले गए, उसके बाद फिर आए तो ऐसा ऐसा सिस्टम यहाँ लगा कि फिर पढ़ना पड़ा। अब पढ़े तो फिर अब देखो 100 में 100, पहला बैच हम उन्हीं को पढ़ाए थे, फर्स्ट है 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे एसएसटी में। उसके बाद ये चीज हम बार बार दोहराया है, 100 आया है, 98 आया है, 97 आया है, साइंस से बेटर एसएसटी में भी आया है, क्योंकि हमको पता चल चुका। और कंपटीशन, फिर कंपटीशन देने के लिए गए तो कंपटीशन दोनों बार छट गए कंपटीशन में। कितने नंबर से छठे वो नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो फिर तुम बोलोगे कि तो शो ऑफ करने के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एसएसटी बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं गुजारा होता है। और ये सब जो बात है ना, जो तुमको कहानी लग रहा है या लग रहा है कि 9वां के बाद इसको कौन पढ़ेगा, नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। 9वां के बाद कौन पढ़ेगा? ये तारीखें, ये डेट्स जो देखते हो ना, ये मध्ययुगीन क्या होता है या पुनर्जागरण क्या है, सामंतवाद क्या होता है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये इस पर पूरा का पूरा इतिहास की आधारशिला है। इस पर समझो तरह से ये पिलर है। और आप सामंतवाद नहीं जानेंगे, आप सामंतवाद को याद नहीं रखेंगे। जो बंदा आगे जाके बीपीएससी यूपीएससी करना चाहता है ना, जो इस तरह के एग्जाम्स में जाना चाहता है, उसके लिए कितना जरूरी है उसका अंदाजा उसको तब होता है जब वो तैयारी में जाता है। उसको दोबारा से पढ़ना पड़ता है, क्लास 8 से लेकर के 10th और 12th तक का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है बाबू, तुम समझ लो। आप इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लिखिए, बस 2 लाइन और है। पुनर्जागरण से पहले मध्ययुगीन व्यवस्था मानी गई है। लिखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था में सामंतवादी व्यवस्था में वर्ग विभेद कॉमा ऊंच नीच, वर्ग विभेद ऊंच नीच कॉमा शोषण की प्रक्रिया, ऊंच नीच के बाद लिखिएगा शोषण की प्रक्रिया इत्यादि बढ़ी का मतलब ये इंक्रीज किया। इसमें देखो कोई भी अच्छा बात है लिखा हुआ, एक भी अच्छा बात है सामंतवादी व्यवस्था का? बताइए तो। वर्ग विभेद अच्छी बात है नहीं ना? शोषण की प्रक्रिया अच्छी बात है। शोषण समझते हैं बाबू? शोषण का मतलब समझ में आता है? 100 रुपया में अगर कोई चीज आपको अभी मिल रहा है ना, पहले के समय में 100 रुपया लेंगे भी और दो मुक्का भी तुम्ही को मारेंगे, समझ रहे हो बात? इस हिसाब से चीजों को करना, उसको बोलते हैं शोषण करना। ये बहुत बड़े स्तर पे पहले था। जाहिर सी बात है, बलशाली हमेशा से कमजोर का शोषण किया, नहीं किया क्या? कब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अब अपना पुराना वाला, चाहे आप एशिया में रहिए चाहे आप यूरोप में रहिए, किसी का भी देख लो, जो बलवान हुआ है इतिहास में सब शोषण किया है। ताकत एक में निहित हुआ तो सब थोड़ी ना शारलमा हो जाएगा, समझ गए बात को? और वो लोग जो थे वो तो लूटने के नियत से ही आए थे, इंट्रूडर्स लोग, घुसपैठिए लोग, सही है ना? आगे लिखिएगा बाबू। हाँ लिखिएगा, राजशक्ति कमजोर पड़ गई थी, राजशक्ति कमजोर पड़ गई थी, राजशक्ति कमजोर पड़ गई थी। और
और अंधकार युग, और अंधकार युग का आगमन हो गया था, और अंधकार युग का आगमन हो गया था। और अंधकार युग का आगमन हो गया था। ध्यान से सुनो बाबू, कौन सा शब्द आ गया फिर से? अंधकार, है ना? क्या मतलब? हर जगह से लालटेन बंद हो गया, लाइट तो था नहीं उस समय, तो लालटेन बंद हो गया, किरासन मिलना बंद, यही बोले क्या? पेट्रोल डीजल खत्म, ऐसा वाला कुछ नहीं। अंधकार का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता। लोग कोई भी सोच विचार करना सबका क्या हो गया? ठप। कौन सोच विचार करेगा? तुम हमसे बात ही नहीं कर सकते। कौन? अगड़ी जाती, पिछड़ी जाती, हट, क्या बात करोगे तुम हमसे? अब इस तरह से लोग क्या होंगे? धीरे धीरे अलग होंगे। पहले तो वर्ग के आधार पर अलग हुए, उसके बाद किस चीज के? पैसा के आधार पर अलग होंगे, होगा बाबू। फिर जाति के आधार पर धीरे 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 लोग एक दूसरे से अलग होंगे। अलग होने का मतलब क्या है? आपस में इनके बीच में विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, और जब विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो हम एक दूसरे की कमी को नहीं सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, होगा बाबू। जाहिर सी बात है, जब जहां पर विचार का आदान प्रदान नहीं, वहां ये नहीं, जहां पर ये नहीं, वहां पर कोई भी नया चीज नहीं ढूंढा जा सकता, कोई भी नया चीज नहीं बनेगा, और लोग विचारते भी नहीं होंगे, सोचते भी नहीं होंगे। फुर्सत कहां है? आपको तो बचना है, भागना है, लूटना है, यही तो करना है। खत्म हो गया बात। जैसे भारत के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, अपना जो पुराना वाला इतिहास उठा के देखते हैं, जिस समय हम आपस में लड़ रहे थे, उस समय कोई आविष्कार के बारे में सोचेगा भी कुछ? लगता है कि हम उस पोजीशन में थे? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। पहले पड़ा बाबू, बात समझ में आ रहा है? बस हो गया। कहां पर बात खत्म की है बाबू? अंधकार युग पर। यानी कल का लेक्चर शुरू होगा अंधकार युग किसे कहते हैं, है ना? उसके बाद पुनर्जागरण पे जाएंगे। आज का लेक्चर ये रहा आपका, जहां पर हम लोग पवित्र रोमन साम्राज्य की स्टोरी कैरोलिंगियन से जोड़कर बात किए, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही शार्लमा की मृत्यु होती है, बर्बर समूह का एंट्री करवाते हैं, लड़ाई पीट करवाते हैं, घुसपैठ करवाते हैं, इस साम्राज्य को छिन्न भिन्न होता हुआ देखते हैं, और उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था को जन्म लेते हुआ देखते हैं। जब सामंतवादी व्यवस्था आती है तो उसमें एक टर्म आता है, कौन सा? मध्ययुगीन व्यवस्था। मध्ययुगीन व्यवस्था यूरोप में किसको माना गया? यूरोप में पुनर्जागरण यानी 15वीं शताब्दी से पहले जो काल चल रहा था उसको मध्य युग माना गया है। क्लियर हो गया बात? मिले? कल मिलते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा दोनों बातों को, ठीक है ना? चलिए।